हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर हम आज बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। जैसे मैंने आपको कल संविधान के बारे में बताया था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ, उसके आगे हमने बात की थी स्वतंत्रता अधिनियम की। उसके बाद हमने जो भी अधिनियम आए, जैसे क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सभी के बारे में हमने कल बात की थी। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं आज के चार चांद टॉपिक को। और चार चांद आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। तो आइए चार चांद में हम देखते हैं। जैसे हमने आपकी इस क्लास का थीम रखा है चार चांद। तो चार चांद लगाने के लिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो चार चांद में आपके लिए मोटिवेशन शायरी है जो मैं आपके लिए रोज लाता हूं। इसमें लिखा है किसी के पैरों में गिरकर बेहतर बनने से अच्छा है, किसी के पैरों में गिरकर बेहतर बनने से अच्छा है कि आप स्वयं के पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें। आपको एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझको ये बनना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप स्वयं के पैरों पर ही ध्यान रखें, स्वयं के कंधों पर ही ध्यान रखें कि मुझे स्वयं ही कुछ करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरा ऐसा करूँगा, मैं तुझको ये बात बताऊँगा, तो आप उस पर ध्यान न दें। वो आपका समय खराब कर रहा है और वो आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपका सिर्फ एक मार्ग होना चाहिए, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं सिर्फ वही रास्ते को चुनें, अन्यथा किसी रास्ते पर ध्यान न दें, किसी की और की बातों पर ध्यान न दें, सिर्फ अपने मार्ग पर ही फोकस रखें। प्यारे साथियों, अब हम अपनी जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है संविधान की, उसी के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। आप इतने वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दें जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए कि संविधान की एक बेहतरीन क्लास हर रोज़ 2 PM पर स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर शुरू हो चुकी है। तो आइए प्यारे साथियों, अपनी बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर हम चलते हैं बिना देरी के अपने संविधान निर्माण प्रक्रिया टॉपिक पर। तो आप हेडिंग बना लें और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मेरा एक जो मनोबल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों, टॉपिक बना लें संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं कि संविधान हमारा कैसे कैसे बना। टॉपिक बना लें अपना संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में देखने से पहले थोड़ी हम जानकारी ये देख लेते हैं। वैसे इसी के अंदर आता है वो टॉपिक की बात उस समय की है जब भारत का जो वायसराय था वो कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब वायसराय था तो उस समय एक एक्ट पारित हुआ, जो कौन सा एक्ट था, जिसे कहते हैं, उस समय एक एक्ट पारित हुआ जिसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना और एक थी डिकी बर्ड योजना। तो जब ये आया था तो तब ये 2 एक्ट लाया था, एक माउंटबेटन योजना और एक डिकी बर्ड योजना। तो 2 योजनाओं को ये लाया था। तो आप इन योजनाओं के बारे में देख लें। इन दोनों योजनाओं के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि जो माउंटबेटन योजना थी, इसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और जो डिकी बर्ड योजना थी इसके तहत भारत और पाकिस्तान की सीटों का बंटवारा हुआ। इसी के बारे में हम देखते हैं। तो आपको लिखना कैसे, आप ऐसे लिखें कि माउंटबेटन जब भारत आया तब वो अपने साथ 2 प्रस्ताव लाया था। माउंटबेटन, आप इसी के अंदर पॉइंट डालकर नोट कर सकते हैं। माउंटबेटन अपने साथ 2 प्रस्ताव लाया था।
और वो दो प्रस्ताव कौन कौन से थे? तो पहला था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, और दूसरी थी डिकी बर्ड योजना, डिकी बर्ड योजना। इन्हीं योजनाओं के द्वारा क्या क्या हुआ तो आपसे पूछा जाएगा, आप इधर ही लिख लें, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, भारत पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग हुए। इसी योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत ये दोनों अलग अलग हुए और इन्हीं का बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में इन्हीं का बंटवारा किया गया था। और ये बात कब की है? ये बात कब की है, इसकी आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये बात है 3 जून 1947। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि 3 जून 1947 की घटना के बारे में बताएं, तो वो कौन सी थी? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 3 जून 1947। और अगली योजना डिकी बर्ड योजना के तहत क्या हुआ? जो भारत के अंदर सीटें थी कितनी? 389 सीटें, जिनके बारे में मैंने कल बताया था कैसे कैसे चुनाव हुए, कांग्रेस के कितने आए थे, मुस्लिम लीग के कितने आए थे और अन्य के कितने आए थे, इन्हीं सबके बारे में मैंने बात की थी। तो हमारे पास सीटें थी 389। इस टाइम जो हमारे पास सीटें बची थी वो कितनी बची थी? 389 सीटें बची थी। और इन्हीं 389 को आपस में बांटा गया कि डिकी बर्ड योजना के तहत आपस में बांटा गया। और इन्हीं 389 सीटों को किस प्रकार बांटा गया? जो 296 सीटें थी वो किसके पास गई? तो 296 नहीं, 299 सीटें वो किसके साथ पास गई? तो 299 सीटें ये इंडिया के पास रही। और जो बची 90 सीटें, तो 90 सीट किसकी थी? 90 सीटों में बसा कौन? पाकिस्तान। 90 सीटों में बसा पाकिस्तान। इन्हीं सीटों का बंटवारा हुआ डिकी बर्ड योजना के तहत, जिनके बारे में मैंने बताया कि कौन लाया था? माउंटबेटन। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा पॉइंट करके आप नोट भी कर सकते हैं कि जो सिलकिट क्षेत्र था हैदराबाद का, उसने जनमत संग्रह में पहले ही पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिए थे। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, सिलकिट ये कहाँ है? तो अभी बता रहा था, इतनी देर में भूल गया। सिलकिट ये पाकिस्तान, अभी तो बता रहा था, सिलकिट क्षेत्र था पाकिस्तान का। इसी ने पहले ही पाकिस्तानी पंजाब ने, अरे यार बार बार गलती हो रही है, सिलकिट हैदराबाद, अभी हैदराबाद ही बताया था। जो सिलकिट क्षेत्र था हैदराबाद का, इसी ने पहले ही जनमत संग्रह में पाकिस्तान के ही अंतर्गत वोट किए थे। नोट करके आप इसमें नोट कर सकते हैं एक तरफ को, क्योंकि वन लाइनर में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या बात आई तो उसके बारे में हम देखते हैं, इतने आप नोट कर लें। मैंने पहले ही बताया है कि मेरी हर क्लास को नोट जरूर करता चलना है। आप मेरी क्लास के सिर्फ नोट बना लेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ कवर करा लूँगा।
सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। अगर मेरी आपको पिछली क्लास भी देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर मेरी पूरी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इसे नोट करें। तो प्यारे साथियों, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंदर ही हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई हैं, तो कुल 12 बैठकें हुई हैं। अगली बैठक के बारे में हम बात करते हैं। हमने कुछ पिछली बैठकों के बारे में भी हमने कल बात की थी, तो अगली बैठकों के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली बैठक हमारे पास कब हुई? तो हुई 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को एक बैठक हुई जिसमें प्रारूप समिति की बैठक हुई। जो प्रारूप था हमारे पास प्रारूप समिति का, वो हमारे सामने कब आया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का प्रस्ताव सामने आया। प्रारूप समिति का प्रस्ताव कब सामने आया था? 29 अगस्त 1947 को। इसी पर ही बातचीत हुई और अगला काम हुआ हमारे पास, इसी पर बातचीत हुई और प्रारूप समिति की बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक हुई, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? जो प्रारूप समिति थी उसका एक प्रारूप तैयार करके दिया। तो आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपसे पूछा जाएगा तो प्रारूप, जबकि ये समिति ही किसकी? तो भीमराव अंबेडकर की। जबकि इसका प्रारूप किसने बनाया था सबसे पहले? तो आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति किसकी थी? तो वो थी बी.एन. राव। और इन्होंने ही बताया हमको, एक तैयार करके दिया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप तैयार करके दिया बी.एन. राव ने। और इन्हीं बी.एन. राव ने इस प्रारूप में क्या किया था? तो इन्हीं बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में कुछ अनुच्छेद और कुछ अनुसूचियां हमें तैयार करके दी, जिन्हें 30 अगस्त 1947 को पेश किया कहां पर? प्रारूप समिति के अंदर, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? भीमराव अंबेडकर। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद थे, बी.एन. राव ने जो अनुच्छेद बताए थे वो कितने बताए थे? 243। तो इन्होंने अनुच्छेद 243 और अनुसूची 13 अनुसूचियों के बारे में बताया कि प्रारूप ऐसे ऐसे होना चाहिए। इस बात को देखा गया और 30 अगस्त को बैठक हुई। 30 अगस्त 1947 को बैठक होती है और इसी बैठक में प्रारूप को मान लिया जाता है। और इसी प्रारूप पर हस्ताक्षर किए किसने? प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने? भीमराव अंबेडकर ने। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जबकि प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव ने। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। और प्रारूप में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो प्रारूप के अंदर 7 सदस्य हुआ करते थे। इन्हीं के बारे में हम देखेंगे आगे। आप नोट कर लें। आप नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास सामने आई कब बात? 30 अगस्त 1947 में। और इसमें क्या हुआ? तो प्यारे साथियों, 30 अगस्त 1947 में हमारे पास प्रारूप समिति बनी। और इसी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, VR राव, VR अंबेडकर। और इन्होंने ही बताया हमको कि संविधान को भारत की आत्मा किसने कहा? तो किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इसमें और अन्य सदस्य जो थे तो वो कौन थे? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूं, पूरे पूरे नाम तो बहुत बहुत बड़े हैं, याद भी नहीं होंगे आपको। आप सिर्फ देख के समझ जाना, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलते हैं हमको, चारों में से सिर्फ टिक करने ही तो रहता है, तो आपको कोई लिखना थोड़ी नहीं है। तो जैसे कि आप 1 बाय 1 लिख लें। अयंगर, अय्यर, सदुल्ला, अयंगर, अय्यर, सादुल्ला और KM मुंशी। KM मुंशी। और अगला है माधवराव, 1 2 3 4 माधवराव। और अगला है BL, अगला है DP खेतान, अगला है DP खेतान, DP खेतान। तो इन्हीं सदस्यों के बारे में पूछा जाएगा आपसे। और इसके एक अध्यक्ष थे, वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्य थे? तो 7, 6 अन्य और 1 थे अध्यक्ष। तो प्यारे साथियों, आप इसे नोट जरूर कर लें। मैंने आपको जानकारी लिखवा दी है। कब बनी थी? 30 अगस्त 1947 में। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ सारी चीज़ कि आपको यहीं के यहीं कुछ पॉइंट याद भी हो जाए, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल के समझाने की कोशिश करता हूँ। या तो मैं आपको सारी चीज़ नोट 1 बाय 1 नोट करवाता चलता और आपकी क्लास सिर्फ 15 मिनट में समाप्त हो जाती। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको देखा और ख़त्म हो गया। नहीं, कुछ जब तक कुछ समझ में नहीं आता, जब तक आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं उतारोगे, तब तक आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे अपने जीवन में उतार के चलें, तभी आपको संविधान के बारे में पता चलेगा। मैं बाकी सारी जानकारी मैं आपको देता चलूंगा 1 बाय 1। अब आगे देखते हैं आगे की बात क्या हुई। तो हमारे पास इसी प्रारूप को देखने के लिए जब हमारे पास ये समिति बनी, तब इसमें कुछ वाचन हुए और कुछ दिनों तक बैठक हुई। इसी के बारे में हम देखेंगे अब आगे। तो प्यारे साथियों, इसी के बाद हमारे पास जो संविधान है, संविधान के अंदर कुछ वाचन हुए। इसी पर जो हमने अभी प्रारूप समिति लिखवाई थी, इसी प्रारूप समिति ने कुछ समय तक वाचन किया और कुछ समय के बाद हमारे पास एक संविधान बनके तैयार हुआ, जिसके बारे में हम बताते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान में कितने वाचन हुए थे? तो हमारे पास 3 वाचन हुए थे। कब कब? तो आप पहले की डेट लिख लें। तो हमारे पास पहले ऐसे लिख लें, संविधान के वाचन। वाचन कितने हुए थे? 3। पहला कब हुआ? तो हुआ 4 नवंबर 1947 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हमारा जो पहला वाचन था वो चला। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और हमारा दूसरा वाचन, तो हमारा दूसरा वाचन कब चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और ये चला 17 अक्टूबर 1949 तक। और हमारे पास तीसरा जो वाचन हुआ, वो तीसरा वाचन कब हुआ था? तो हमारे पास तीसरा वाचन हुआ, तीसरे वाचन की भी आप डेट लिख लें, यह हुआ 14 नवंबर
1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 14 नवंबर 1949 से चला 26 नवंबर 1949 तक। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारे पास एक संविधान बनकर तैयार हुआ जिसे कहा गया भारत का संविधान। इसके बारे में हम बात करेंगे अब आगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बना। और इसी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है हमारा वो क्या हुआ था, लागू हुआ। इस 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद जो थे और इन्हें कुछ ही अनुच्छेदों को मान्यता मिली कि ये अनुच्छेद ही सिर्फ 26 नवंबर 1949 तक मायने रहेंगे। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 आएगा तब सारे अनुच्छेद मान्य हो जाएंगे। तो आज से पूछा जाएगा इस टाइम पर कुल कितने अनुच्छेद बने, कुल कितनी अनुसूचियां बनी और कुल कितने भाग बने, इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो इस टाइम पे जो हमारे पास अनुच्छेद थे, तो हमारे पास अनुच्छेद थे 395, अनुच्छेद 395 थे। और हमारे पास अनुसूची कितनी थी, तो इस टाइम पे हमारे पास जो अनुसूची हुआ करती थी, तो हमारे पास इस टाइम अनुसूची कितनी हुआ करती थी, इन्हीं के बारे में बताइए। बताइए, अगर आता है तो कुछ आप भी लिखने की जरूर कोशिश करें। आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले भी पढ़ चुके हो संविधान को, लेकिन आज से पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये बात मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं। तो अनुसूची कितनी बनी, तो हमारे पास अनुसूची उस टाइम पे बनी थी 8 और हमारे पास भाग बने थे 22। तो इस संविधान में कितने अनुच्छेद कितने भाग बने, तो इन्हीं के बारे में बताया। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारे सभी अनुच्छेद लागू हो गए। इसी के बारे में हमने सारी क्लास में बात की। और हम कल क्या बात करेंगे, तो हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं रुकेगी। प्यारे साथियों, हमारी आज की क्लास यहीं रुकेगी क्योंकि कल के लिए एक नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं भारत में विदेशी स्रोत। भारत के अंदर जो संविधान है, भारत के संविधान में जो हमारे संविधान के अंदर विदेश से लिया गया है, विदेश से हमने ग्रहण किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे कल कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये कहाँ से लिए गए हैं सब पद, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कल। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी क्लास कैसी लगी। और अपने सभी साथियों में इसे शेयर कर दें जिससे कि सभी 2 PM पर मुझसे जुड़ सकें। सभी को इसके बारे में बताएं कि हमारी जो संविधान की जो क्लास है वो हर रोज़ 2 PM पर चलती है। मैं आपसे हर रोज़ मिलता हूं 2 PM पर और हर रोज़ वही कि आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने अन्नदाता, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अंत में जय हिंद, जय भारत।